थोड़ा सा एमईए के बारे में बताओ सर कि मतलब इतना क्रेज क्यों है एमईए का, और वोकेबलरी बहुत एस्पिरेंट्स को याद नहीं होती है, तो क्या आपके साथ ये दिक्कत थी या मतलब किसी को है ये दिक्कत, तो कैसे वोकेबलरी को रिटेन कर सकते हैं? मेरा था कि एक दिन में मैंने शायद रिकॉर्ड भी बना रखा है कि मतलब एक दिन में शायद 7-8 कि एग्जाम डे के ऊपर बहुत सारे बच्चों के एग्जाम खराब हो जाते हैं किसी रीजन की वजह से, तो कैसे उसको डील कर सकते हैं? हेलो एवरीवन, मैं मोनिका पुनिया स्वागत करती हूँ आप सभी का डिलीजेंट एसएससीएन यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो आज हमारे टॉपर शो में मेरे साथ में है अंकुश गाभा। इनकी रैंक, इनकी पोस्ट, सब कुछ इनसे ही जानते हैं कि कौन सी इन्होंने पोस्ट ऑप्ट की है और क्या इनकी रैंक है। तो वेलकम सर, थैंक यू फॉर कमिंग हियर। थैंक यू मैम, आपको भी इनवाइट करने के लिए। और जैसे मेरा रैंक 15 है सीजीएल में, और मुझे एएसओ इन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की पोस्ट मिली है। ओके, तो आपने एएसओ इन एमईए, यस, एमईए की पोस्ट मिली है। एमईए की पोस्ट आपको मिली है। तो सर मुझे थोड़ा सा ये बताओ कि आपको रिजल्ट का कैसे पता लगा कि लाइक मतलब जो रिजल्ट वाला डे था वो कैसा था, एंजाइटी भरा था, कैसे आपको रिजल्ट पता लगा, कब रिजल्ट आया आपका? मतलब कि ये था अराउंड मई का महीना चल रहा था, तो हमें ये एक्सपेक्टेड था कि मई मंथ में रिजल्ट आ जाएगा। ओके। तो वही था कि भाई किसी भी दिन आ सकता है। तो फिर एक दिन सडनली 13 मई को रात को हमें पता चला कि मतलब रात को आया रिजल्ट। तो मतलब अनएक्सपेक्टेड था कि इतनी रात में भी रिजल्ट आ सकता है। हाँ हाँ। तो मैंने देखा टेलीग्राम पे हम रेगुलरली चेक करते रहते थे ना कि भाई रिजल्ट आ रहा है या नहीं। आ गया। तो फिर उसमें देखा कि सीजीएल 2022 रिजल्ट आउट। तो हाँ। फिर तब देखा, तब फिर तो मतलब एकदम से कैसी फिर मतलब वो थी, फिर धक धक हो रही थी? हाँ वो ऑब्वियसली। लेकिन फिर हम मतलब अलग से मैं एक कमरे में चला गया हाँ। खुद से पहले रिजल्ट देखने के लिए। ओके। और फिर जब वहाँ देखा मैंने तो फिर तो आई हाँ। एक्सप्लोडेड विद एक्साइटमेंट। ओके, फिर आपने सब लोगों के साथ में मतलब लाइक आपने पर्सनली पहले चेक किया? फिर मैंने पर्सनली चेक करके फिर अपने फादर को बताया, मदर को बताया। तो तो वो कैसा उनको था भी, उन लोगों का रिएक्शन? उनके भी मतलब वो भी काफी इमोशनल हुए थे, और मतलब सभी को बहुत अच्छा लगा उसके बाद। और क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आप लाइक 2 डिजिट रैंक और रैंक 15 आप एक्सपेक्ट कर रहे थे क्या? एक्सपेक्टेशंस तो जैसे रैंक आईक्यू पे हमें पता चल जाता है ना, तो उस पे मेरी अप्रोक्सीमेटली 27-28 रैंक चल रही थी आफ्टर नॉर्मलाइजेशन। और उसके बाद जब फिर देखा कि एक्चुअली मतलब यूं हुआ था मेरे साथ। तो मैं जब रिजल्ट देखा ना मैंने, तो रिजल्ट में मैंने सिर्फ पोस्ट कोड देखा था B06 MEA। मैंने उस टाइम रैंक देखना मैं भूल ही गया था। ओके। मैंने बस B06 देख के ही अपने फादर को कॉल लगा दिया था कि हाँ भाई पापा की मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में सिलेक्शन हो हाँ गया। हाँ फिर उसके बाद मैं फिर अपने दोस्त से बात कर रहा था, हाँ और फिर दोस्त ने भी मतलब कॉन्ग्रेचुलेट किया। फिर वो कहता कि फिर तेरी रैंक क्या रही। हाँ। तो फिर मैंने फिर उसको मतलब बताया कि मैं तो रैंक देखना भूल ही गया। ओके, रैंक तो फिर मतलब मैंने फिर से पीडीएफ खोला। उसके बाद फिर जब रैंक 15 देखा, तो हाँ, फिर तो लगा कि बहुत अच्छी मतलब सही मतलब रैंक आ बहुत गई। अच्छी रैंक आ गई, तो हाँ, मतलब लाइक आप इतने एक्साइटमेंट में थे कि रैंक देखना ही भूल। रैंक देखना ही मैं भूल गया। ओके ओके। और मतलब उससे पहले लाइक कैसे आपको पता लगा कि कैसे सीजीएल के लिए तैयारी करनी है आपको, या मतलब आप किस पोस्ट को लेके, एक आप बोल सकते हो कि जब तैयारी करनी शुरू की थी तो किस पोस्ट को लेके तैयारी करनी शुरू की थी, कैसे ये जर्नी स्टार्ट हुई थी आपकी? स्टार्ट तो मेरा वही है कि मैं जैसे मतलब मेरा वही बचपन से ना थोड़ा ओलंपियाड बैकग्राउंड में थोड़ा इंटरेस्ट रहा है। मेरा ओलंपियाड बैकग्राउंड अच्छा रहा है। हम्म। तो इंटरेस्ट तो मेरा वहीं से डेवलप होना शुरू हो गया था। फिर मैंने धीरे धीरे जैसे अब अपना 12th पास की, कॉलेज में आ गए थे। और फिर जब लॉकडाउन लग गया था तो हमें टाइम मिल गया था, तो मेरा फिर से यही इसी फील्ड में जाने में इंटरेस्ट था। फिर मैं ऑप्शंस एक्सप्लोर कर रहा था, उसमें मेरे को एसएससी दिखा। फिर मैं इस फील्ड में घुस गया, और ऐसे मेरा इंटरेस्ट है। और मेरा ये नहीं था कि भाई मेरे को जॉब लेनी है, बस मेरा इंटरेस्ट बेसिस पे मैं घुस गया और मतलब करता गया फिर। ओके। और मतलब कोई पोस्ट ऐसे सोची थी कभी जब तो स्टार्ट जैसे किया? इंटरेस्ट आ रहा था क्वेश्चंस वगैरह करने में, मॉक्स वगैरह सॉल्व करने में। फिर धीरे धीरे पोस्ट के बारे में भी रिसर्च करता रहता था। तो एमईए पोस्ट अट्रैक्ट करती थी कि भाई इसमें फॉरेन पोस्टिंग्स हैं, और आपको सैलरी वाइज भी अच्छा कंपोनेंट मिल जाता है। तो फिर इसलिए इस चीज़ ने अट्रैक्ट किया। ओके, थोड़ा गाइस, ओलिव बोर्ड इज़ द लीडिंग प्लेटफॉर्म फॉर गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन, जिसके ऊपर हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस के अंदर आपको फ्री लाइव क्लासेस मिल जाती हैं, जिसके थ्रू आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो। मॉक टेस्ट आपको 700 प्लस मिल जाते हैं, फुल लेंथ सेक्शनल और टाइपिंग टेस्ट जिसके अंदर इंक्लूडेड हैं। इसके साथ साथ आपको जीके के नोट्स मिल जाते हैं, जो आप इनके ऐप से डाउनलोड करके अपनी प्रिपरेशन को बेटर तरीके से कर सकते हो। साथ साथ में एसएससी माइक्रो मॉक चैलेंज भी आपको हर घंटे मिलता है, फ्री ऑफ कॉस्ट है ये। और फ्री वीकली लाइव
मॉक टेस्ट आपके लिए अवेलेबल होता है इनके ऐप के ऊपर। इसके लिए आप ऐप डाउनलोड कर। एमईए के बारे में बताओ सर कि मतलब इतना क्रेज क्यों है एमईए का, कि मतलब टॉप रैंक में जो एस्पिरेंट्स होते हैं वो एमईए को ऑप्ट करते हैं, या आपका क्या रीजन रहा है एमईए को ऑप्ट करने का? कौन कौन से पर्क्स हैं एमईए के अंदर जो आपको मिलते हैं, या क्या इस पोस्ट को डिफरेंट बनाता है बाकी पोस्ट से? एमए का सबसे बड़ा तो भैया आपको फॉरेन पोस्टिंग जो मिलती है ना, आपको पहले 2 इयर्स मतलब ऑन ऑन मतलब प्रोबेशन पे आपको दिल्ली में रखते हैं। दिल्ली में आफ्टर 2 इयर्स आपको 3 इयर्स की फॉरेन पोस्टिंग मिलती रहती है। ओके। और फॉरेन पोस्टिंग में आप जब जाते हो उसके बाद फिर आपको वहाँ पर फॉरेन अलाउंस जो मिल जाता है ना, वो इंडिया में जो आपको नॉर्मल पर्टिकुलर गवर्नमेंट जॉब की सैलरी होगी ना उसके 3-4 टाइम्स कर देता है। ओके सर, लाइक कुछ एग्जांपल अगर आप कोट कर सकते हो कि अप्रोक्सीमेटली कितना मिल जाता है? फॉरेन अलाउंस की बात करें वो तो आज के टाइम में भी 3 लाख क्रॉस तो आराम से कर रहा है। 3 लाख क्रॉस 3 लाख, आराम से कर हाँ रहा है। हाँ और मतलब कुछ डिपेंड करता है कि हर सिटी हर कंट्री में हाँ बराबर वही। होता है या नहीं, अलग अलग वो होता है? वेरी करता है हर कंट्री का जो वो अपना क्या बोलते हैं उसको, अ, अ, मतलब रिस्क फैक्टर। नहीं रेस नहीं, मैं अब एक वर्ड भूल गया। मतलब वो हर कंट्री का ना वेरी करता है कि भाई आप इस कंट्री में इतनी महंगाई है तो उसमें ओके थोड़ा ओके और ओके मिलेगा। ओके, इन्फ्लेशन रेट के परचेजिंग ऊपर। पावर पैरिटी एक चीज होती है, ओके ओके, उसके अकॉर्डिंग फिर वो डिजाइन करते हैं। और उसके वो अकॉर्डिंग। वेरी मतलब मोस्टली तो 3 लाख प्लस ही रहता है। तो ओके। वही अपने आप के आपके लाइफस्टाइल पे डिपेंड करता है कि आप कितना खर्च कर रहे हो। और हाँ, मोस्टली मतलब कि कहते हैं कि 1-2 लाख तो सेव हो जाते हैं हो मंथली। जाते हैं। और सर फिर जैसे आप फॉरेन पोस्टिंग पे चले जाते हो, ये आपको 3 लाख मिलता है, फॉरेन अलाउंस कुछ अलग से होता है और सैलरी आपको अलग से मिलती है उस टाइम हाँ पे, या हाँ, सिर्फ फॉरेन अलाउंस ही आपको मिलता है? जो हमारी सैलरी स्ट्रक्चर रहता है ना उसमें हमारा बेसिक पे रहता है। हम्म बेसिक पे जो अपना है हम्म। 4600 ग्रेड पे हाँ का हाँ आजकल जो 44,900 हाँ चल हाँ रहा है ना, हाँ हाँ। एक तो वो रहता है। हम्म। और प्लस फिर फॉरेन अलाउंस रहता है, और वही फॉरेन अलाउंस ही सबसे बड़ा कंपोनेंट होता है। ओके तो उसका एक एडेड बेनिफिट होता है कि वो टैक्स फ्री होता है, उस टैक्स पर फ्री होता है। टैक्स नहीं पे करना पड़ता। ओके, तो तो इसलिए मतलब वो लाइक ऐसे कंपोनेंट है कि बहुत ही मतलब बड़ा हो बहुत जाता है। मेजर सैलरी आपको मिलती है, हाँ कि आपकी जो सैलरी है वो आपको मिलेगी, उसके साथ में फिर फॉरेन अलाउंस आपको हाँ, एडिशनल मिल यस। जाता है। तो मतलब एक बहुत बड़ी सी सैलरी का अमाउंट हो जाता है। और सैलरी हो जाती है, और आपके जो अपना जो डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी मिलती है बाहर जी जाके जी। आपको, जैसे जो डिप्लोमेटिक पासपोर्ट मिल जाता हाँ है, हाँ डिप्लोमेटिक प्लेट्स मिल जाती हैं फॉर कार्स। हाँ हाँ हाँ। वो बड़े सारे मतलब पर्क्स हैं जो अट्रैक्ट करते हैं इस अभी पोस्ट में। रिसेंटली मेरे एक दो बच्चों से इंटरेक्शन हुआ, तो उनका पूछना था, अगर आपको पता है तो आप अगर इस डाउट को क्लियर कर सकते हो, कि क्या मतलब आप फॉरेन पोस्टिंग पे हो तो मतलब साल में आप घर आ सकते हो ना, कि ऐसा होता है ना हाँ कि हाँ मतलब आपको छुट्टियां वगैरह मिलती हैं हाँ, वहां से प्रॉपरली, या फिर मतलब आप अपनी 3 साल की पोस्टिंग खत्म करने के बाद ही घर आते हो? नहीं, वो मतलब कंट्रीज जैसे कैटेगरी वाइज डिवाइडेड होती है ना। हम्म तो कुछ कंट्रीज हार्ड सी कंट्रीज भी होती है, हम्म मतलब हार्ड में मतलब वो आ जाती है, जैसे सीरिया हो गया, इसराइल हो गया, पाकिस्तान हो गया। हम्म। तो इनमें जैसे आपको लगा लो 1.5 साल की पोस्टिंग होती है। तो हम्म। डेढ़ इनमें तो यूँ होता है कि एवरी 3 मंथ्स भी आप घर आ जा सकते हो ऑन ओके, दी एक्सपेंस ऑफ गवर्नमेंट। ऑन द एक्सपेंस ऑफ हाँ, गवर्नमेंट। गवर्नमेंट खुद आपको 3 मंथ्स के बाद भेजती रहती है कि भाई ओके, आप अगर जाना चाहो तो जा सकते जा हो। सकते हो, हाँ तो फिर गवर्नमेंट पे करती है हाँ आपका? हाँ, वो एयर फेयर जो होता है ना वो गवर्नमेंट पे करती है। ओके। और जैसे अदर कंट्रीज हैं, जैसे जो हाँ हाई कैटेगरी कंट्रीज होगी, हाँ न्यूयॉर्क, लंदन हाँ वगैरह इस हाँ। टाइप से, उसमें ही हो रहता है कि जैसे आपकी वहाँ 3 इयर्स की पोस्टिंग है ना, हम्म तो जब जाओगे सेटलमेंट के लिए हम्म और जब वापस आओगे वो तो गवर्नमेंट पे करेगी। हम्म। साथ में बीच में एक बार आप फिर अपने गवर्नमेंट के एक्सपेंस पे आ जा सकते हो। ओके, और सर वहां जाने के बाद फिर जो आपके रहने की या कुछ वो चीजें होती है हाँ, वो कैसे होती हैं, वो वो सब भी गवर्नमेंट? वो भी सब गवर्नमेंट अरेंज करती है। वो ओके। इसलिए करती है, गवर्नमेंट का ये ऑब्जेक्टिव रहता है कि भाई आप अगर अपने डिप्लोमेट्स को किसी फॉरेन कंट्री में कुछ काम करने के लिए भेज रहे हो, हम्म। तो उनको वहाँ किसी भी तरह से परेशानी नहीं आनी चाहिए। वो अपनी जो ड्यूटीज है ना वो एग्जीक्यूट कर पाए। ओके। उन्हें ये जो अपना अपार्टमेंट का ढूंढने का या फिर अपनी बच्चों की एजुकेशन का, इन सब उनकी हेडेक में ना रहे। वो ओ, अच्छे से अपनी एफिशिएंसी के साथ अपना जो जिस काम के लिए उन्हें डिप्लोमेटिक हाँ, जो डिप्लॉय किया। ड्यूटीज हैं उनकी वो एग्जीक्यूट कर पाए, इसलिए उनको इतने मतलब ये बेनिफिट्स मिल जाते हैं। ओके, तो मतलब आप एक टाइप से बोल सकते हो पूरी गवर्नमेंट की हेडेक है आपका, हर एक चीज को देखना वहां हाँ जाके, कि आपको कैसे कौन सी फैसिलिटीज में हाँ रहना है कैसे। और मैंने कुछ ऐसे सुना है कि 5 स्टार जैसे स्टेज होते हैं आप लोगों के, या कुछ हाँ कुछ पर्टिकुलर टाइम तक आप 5 स्टार्स में भी स्टे कर सकते हो, गवर्नमेंट पे हाँ करती हाँ। है जब तक आपको फ्लैट्स वगैरह वही है, नहीं मतलब अलॉट हो जाते हैं। गवर्नमेंट आपको पूरा कंफर्ट देती है पूरा। कि अपनी साइड से हम अपना आपको पूरा कंफर्ट दे रहे हैं, आप बस अपना आपको जिस काम के लिए भेजा गया वो अच्छी तरह करके आना। क्योंकि ओके। आप देखो ना कि बाहर वाली कंट्रीज के साथ जो रिलेशंस बनाने पड़ते हाँ हैं हाँ वो आज के टाइम पे ऐसे मतलब
थोड़ा मुश्किल तो रहता ही है। हाँ अब किसी हाँ। किसी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बंदे के साथ जो हमारे साथ नहीं रहा है, उसके साथ रिलेशंस बनाने जाओ, तो वही है, आपको अच्छे से काम करना पड़ता है डिप्लोमेटिकली। ओके। तो उसके लिए आपको इन चीज़ों की हेडेक ना रहे, इन तो इसलिए चीजों की तो गवर्नमेंट आपको मतलब लाइक कंफर्ट देती है। कंफर्ट पूरा है, अगर एमईए के अंदर जाते हो तो पैसा पूरा है, कंफर्ट पूरा है, मतलब लाइफस्टाइल एकदम लग्जरी टाइप से मैं बोल सकती हूँ कि यस। होने वाली है कि आप लोगों की फॉरेन में स्पेशली जब जाओगे तो इतना बड़ा बड़ा एफए आपको मिलेगा, बहुत कुछ है अगर आप इस पोस्ट को डिजायर कर रहे हो। काफी कुछ तो मैंने अभी पूछ लिया है सर से, बाकी भी धीरे धीरे आगे भी जो कैंडिडेट्स आते रहेंगे, माइट भी एमए से कोई हमें मिले तो और भी पूछते रहेंगे आप लोगों के लिए। अभी थोड़ा सा सर आपकी जर्नी के ऊपर आ जाते हैं। आपने जो अपनी सबसे पहले तो आप अपने मार्क्स बता दो सर मुझे एक बार डिटेल में कि सब्जेक्ट वाइज आपके कितने कितने मार्क्स रहे हैं, टोटल कितने मार्क्स आपके रहे हैं। मेंस की बात करें तो मेंस में जैसे सेक्शन 1 होता है मैथ्स और रीजनिंग का, तो उसमें 180 आउट ऑफ 180 थे मेरे, मतलब मैथ्स में भी 90 थे और रीजनिंग में भी 90 थे। ओके, तो मतलब दोनों पेपर में पूरा स्कोर था हाँ आपका। हाँ। ओके। तो सेक्शन 1 में तो मेरा फुल स्कोर था, और सेक्शन 2 में मेरा इंग्लिश में था 123 आउट ऑफ 135, और जीएस में था मेरा 43 आउट ऑफ 75। 43 आउट ऑफ 75, इट्स काफी अच्छा स्कोर है सर। मतलब टोटल कितना हुआ सर आपका? टोटल मेरा हो गया था 346 रो, और नॉर्मलाइज हो गया था वो 355। 355 आपका यस स्कोर है टोटल यस। आउट ऑफ आउट ऑफ 390। 390 यस। की मतलब बहुत अच्छा स्कोर आपने किया सर, कॉन्ग्रेचुलेशन। फिर आप पास आउट कब हुए हो? मैं पास आउट अभी 2022 में ही हुआ था। 2022 यस। में। और फिर अब ये फिर फर्स्ट अब अटेम्प्ट था। उसके बाद फर्स्ट अटेम्प्ट आपने दिया, लेकिन आप तैयारी आई गेस 1.5-2 साल से, कितना टाइम हाँ, ड्यूरेशन रहा आपका? तैयारी मैंने जब शुरू की थी तब था मई जून 2020, और अब रिजल्ट आते आते मई जून 2023 हो गया, तो लगभग 2.5-3 साल हो गए मेरे को। 3 साल के अराउंड यस। हो गए कि मतलब ऐसा नहीं है कि कोई फर्स्ट अटेम्प्ट में वो कर रहा होता है तो जस्ट वो कॉलेज से बाहर निकला और उसने एकदम से एग्जाम दिया और सब कुछ हो गया, हाँ वो हाँ। पहले बैक एंड पे पहले से तैयारी वो कर रहे होते हैं। यस। तो सर थोड़ा सा मुझे ना फ्रेंड सर्कल के बारे में जानना है, स्पेशली जो बॉयज होते हैं इसके अंदर मैंने देखा है कि थोड़ा सा फ्रेंड सर्कल या एक स्टडी सर्कल जो होता है, मतलब कैसा रहा आपका? क्या वो प्रॉब्लम्स क्रिएट होती थी या कुछ ऐसा आपको फेस करना पड़ता था कि दोस्तों की वजह से आपको बाहर जाना पड़ रहा है, आपकी पढ़ाई डिस्टर्ब हो रही है, कुछ कैसा रहा आपका सर्कल, क्या था? मैम मेरा फ्रेंड सर्कल भी अच्छा था स्टार्टिंग से, मतलब काफ़ी फ्रेंड्स थे। बस यही है कि अगर आप जैसे आप कह रहे हो ना कि फ्रेंड सर्कल भी आपके लिए डिस्ट्रैक्शन ना बन जाए, तो मेरा ये रहता था कि भाई मैं कोई भी जो चीज़ करता था मैं डिसिप्लिन के साथ करता था। ओके। अगर मान लो कि भाई मैं अगर क्रिकेट खेलने भी जा रहा हूँ ना, तो वो भी पूरे डिसिप्लिन के साथ खेलूंगा कि भाई मेरे को दिन में 4-5 घंटे मैं खेलता रहूँ अच्छे से खेल लूँ। अच्छे से तो अब जैसे मैंने ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन शुरू की, तो इसको भी मैंने डिसिप्लिन के साथ ही फॉलो किया। जितना कभी कभार अगर मन करता था तब फ्रेंड से इंटरेक्शन कर ली, लेकिन ज़्यादा मैं अभी जब प्रिपरेशन पीरियड में था तब ज़्यादा इतनी इंटरेक्शन नहीं रहती थी मेरी फ्रेंड्स के साथ। ओके, मतलब जो आपके पुराने फ्रेंड्स थे उनके हाँ, साथ में लिमिटेड बहुत इंटरेक्शन थे। बहुत मतलब मैंने लिमिटेड स्केल पे ले गया था ओके इसको। सर, और थोड़ा ये स्टडी सर्कल या कुछ ऐसे लोगों के साथ आप कनेक्टेड हो गए या फिर हाँ। मतलब अकेले? कुछ स्टूडेंट्स के साथ मैंने देखा है कि प्रिपरेशन के टाइम पे बिल्कुल अकेले पड़ जाते हैं, कोई डिस्कस करने वाला नहीं है, या मतलब कैसे था आपके लिए ये चीज कि आपके पास कोई स्टडी सर्कल था नहीं था, कैसे था? नहीं ऐसे मतलब वही है, अपने जैसे अपना टेलीग्राम पे आपको पता ही होगा, हमारा सेम ही ग्रुप था द कियोस्क करके, उसमें हम मॉक्स वगैरह भी साथ ही लगाते थे। हाँ, और मतलब द कियोस्क से ही मेरे को ऐसे पता चला कि भाई टेलीग्राम पे भी ग्रुप्स कुछ होते हैं होते हैं। जिसके थ्रू आप डेली मॉक्स लगा सकते हाँ हो। हाँ हाँ फिर द कियोस्क मैंने ज्वाइन किया, उसके बाद फिर एक चैनल है द पंडित्स करके, हाँ 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 उनका भी वही है, उनका सिस्टमेटिक तरीके से हाँ उनका हाँ। भी वही है, मॉक्स वगैरह वो भी देते हैं, रोज के हम्म टारगेट्स देते हैं। हम्म तो वही है, उनके साथ साथ मतलब वो टारगेट्स देते थे वो आप फुलफिल करो, तो हम्म। ऐसा कुछ नहीं होता कि भाई आप थोड़े अकेले पड़ जाते हो, वो आप तो आपके सीरियसनेस पे टेलीग्राम डिपेंड है। के थ्रू आप लोगों से कनेक्टेड थे कि हाँ। आप वहां से अपने डाउट यस। सोल्विंग वगैरह भी उधर से ही फिर आपकी हो जाती होगी कि हाँ। मतलब जो सर्कल था आपका? यस, डाउट मेरे को मतलब रेयर ही आते थे, मेरे को स्टार्टिंग से ही बहुत इंटरेस्ट था मैथमेटिक्स में, तो डाउट रेयर ही आते थे, और कभी आते थे तो मैं थोड़ा मतलब कि बजाय कि भाई किसी एक्स्ट्रा बंदे से पूछने के बजाय मैं उसी क्वेश्चन को खुद ही, मतलब चाहे मेरे को 1 घंटा लग जाए चाहे 2 घंटे लग जाए, मैं खुद ही इन्वेस्ट करके मतलब खुद ही सॉल्व करने की ट्राई करता था। खुद ही मैं सोल्व? मतलब बाहर किसी की हेल्प लेने से मतलब
कि अवॉइड अवॉइड करता था कि भाई अवॉइड कर नहीं नहीं चाहिए मेरे को help। ओके ओके। तो थोड़ा सा सर एक बार सब्जेक्ट वाइज हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। वैसे तो सर के इंटरव्यूज और भी चैनल के ऊपर हैं, तो काफी कुछ सर ने वहां पे भी बता रखा है, लेकिन थोड़ा बहुत हम भी पूछ लेते हैं। ये मैं थोड़ा सा जानना चाहूंगी कि इंग्लिश के जो आपका सब्जेक्ट था, आपने कोई पेड कोर्स लिया था या फिर कैसे आपने किया था? इंग्लिश का मैंने वही नीतू सिंह मैम का पेड कोर्स लिया था। हम्म पहले तो उनकी बुक परचेज की थी, तो हम्म बुक्स वगैरह पढ़ रहा था, उनकी बुक बहुत अच्छी बुक है। हम्म उसी में सारे ग्रामेटिकल रूल्स सारे पढ़ लिए थे। हम्म उसके बाद फिर मेरे पास जैसे टाइम था तो मैंने बैच भी परचेज कर लिया था हम्म उनका। लेकिन वही है, उसको भी मैं फॉलो कर रहा था, 2-3 महीने फॉलो किया, लेकिन वही था कि वही रिपीटेटिव चीज़ें हो रही थी कि भाई ये सब तो मैंने पढ़ा हुआ है। तो फिर मैंने वो फॉलो ज़्यादा नहीं किया था, मेरे लिए बुक सफिशिएंट थी। बुक सफिशिएंट थी। यस। और वोकेबलरी बहुत एस्पिरेंट्स को याद नहीं होती है, तो क्या आपके साथ ये दिक्कत थी, या मतलब किसी को है ये दिक्कत, तो कैसे वोकेबलरी को रिटेन कर सकते हैं? वोकेबलरी का मैं मतलब बताना चाहूँगा मेरा क्या एक्सपीरियंस था कि मैंने जब स्टार्टिंग की थी ना, तो मैंने उस टाइम आते थे ऑनलाइन मेंटर्स के जो प्रीवियस ईयर वाले पीडीएफ आते हाँ थे। हाँ हाँ। मैंने वो वहाँ से शुरुआत की थी। हम्म वो उसमें जो भी वर्ड्स थे उसमें हर कैटेगरी के 600 मतलब वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, हम्म इडियम्स, फ्रेजेस 600 ऐसे थे अप्रोक्सीमेटली। हम्म वो मैंने बाय हार्ट कर लिए थे, मतलब उसको मेरे को लगे थे लगभग 2-3 महीने लगे थे। हम्म मैंने वो बाय हार्ट अच्छी तरीके से कर लिए थे। ओके। और उसके बाद फिर मैं आगे ऐड ऑन करता गया एड ऑन धीरे धीरे, करते थे। जैसे मॉक्स में वोकैबुलरी मिल गई वो हम्म ऐड ऑन कर ली। तो ऐसे कर करके मेरे लगभग 10-15 हज़ार वर्ड्स बन गए थे, और ओके। उतना मेरे लिए सफिशिएंट था। उसके बाद फिर मेरे को कभी वोकैबुलरी में दिक्कत नहीं आई। दिक्कत नहीं आई कि मतलब आप एड ऑन करते रहे हाँ, उनके अंदर मेन चीजों। वही है कि भाई आपको ना एक प्रीवियस ईयर का अच्छा बेस बना लेना है। हाँ। अगर प्रीवियस ईयर का अच्छा बेस बन गया, उसके बाद जो ऐड ऑन करते रहोगे वो उतना सफिशिएंट है। ओके सर। और रीडिंग के बारे में थोड़ा सा मुझे बताओ कि रीडिंग क्या इम्पोर्टेंस है आज के टाइम पे, या नहीं है, रेलिवेंट है नहीं है इंग्लिश की रीडिंग? हाँ, तो रीडिंग का ये है कि भाई रेलेवेंट तो है। अगर हम्म आपके पास टाइम है ना, तो हम्म आप जरूर एक न्यूज़पेपर फॉलो करिए, क्योंकि हम्म उससे कॉम्प्रिहेंशन इम्प्रूव होता है। हम्म लेकिन अगर आपके पास टाइम नहीं है ना, तो आप बस मॉक्स के थ्रू जो कॉम्प्रिहेंशन उसमें आता है ना, हम्म मेंस वाले मॉक्स में, तो हम्म वो कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व कर सकते हो, वो सीरियसली सॉल्व करो, उतना सफिशिएंट रहेगा। बाकी बेनिफिट तो रहते हैं रीडिंग का कॉम्प्रिहेंशन में। ओके सर। और थोड़ा सा मुझे मैथ्स के बारे में और बता दो सर, कि आपने नोट्स वगैरह बनाए थे, पेड कोर्स लिया था, तो मतलब और वो एक इतनी मोटी मोटी जो बुक्स हैं उनके लिए हाँ बच्चों के अंदर फोबिया है, तो क्या आपने वो सोल्व कर ली थी, या हाँ हाँ। कैसे हुआ था मतलब? मैथ्स का यही था, मैंने मतलब पेड कोर्सेज तो काफ़ी सारे टीचर्स के फॉलो कर रखे हैं। ओके सर। और नोट्स भी बना लिए थे मैंने हर एक चैप्टर वाइज, हाँ। और साथ साथ प्रीवियस ईयर भी सॉल्व कर रहा था। ओके। और मेन तो मैथ्स में वही है, प्रीवियस ईयर सॉल्व होना चाहिए अच्छी तरह प्रीवियस से। तो वो मोटी वाली बुक आपने सोल्व कर ली थी? हाँ, मतलब मेरे को बहुत सारे बच्चे मैंने बोलते हैं कि इतनी मोटी बुक है कैसे सोल्व करेंगे, तो आपको क्या लगता है हो जाती है ना वो मैंने बुक्स? जब शुरुआत की थी उस टाइम किरण से शुरुआत की थी, और हाँ मैं जब तक एंड कर रहा था तब पिनाकल पे एंड किया, तो हाँ। मतलब मेरा ये जर्नी रही है। जर्नी। किरण से शुरुआत होकर पिनाकल तक एंड किया, और यही है कि वो ना आपको मोटी दिखती है बुक, हाँ हाँ। लेकिन जब आपको इंटरेस्ट आएगा ना, आप हम्म। जब एक एक चैप्टर के क्वेश्चंस करने लगोगे, तो फिर हम्म, वो मोटी नहीं रहेगी। मोटी नहीं लगेगी। फिर मोटी रहेगी नहीं वो आपके लिए। अब अगर आपको इंटरेस्ट आ रहा है ना, तो फिर हाँ वो मोटी नहीं है। नहीं रहेगी। और रीजनिंग के बारे में सर, रीजनिंग आपने कोई क्लास वगैरह की, या बस आपने यूट्यूब वगैरह से कर लिया, कैसे किया? रीजनिंग का वही था, रीजनिंग का जैसे मैं ओलंपियाड्स में देखते हुआ आ रहा था, तो मेरे को था कि जब मैंने एसएससी के रीजनिंग देखी तो इजियर साइड पे लगी थी। हम्म तो वही है, मैंने अपना मॉक्स वगैरह सॉल्व करता गया, उतना हम्म। सफिशिएंट था मेरे लिए। सफिशिएंट था आपके लिए। और प्रीवियस ईयर आपने रीजनिंग में सोल्व हाँ, किया? रीजनिंग का मैंने लास्ट लास्ट में जब मेंस था ना, तब फिर मैंने थोड़ा पिनाकल की प्रीवियस ईयर भी सॉल्व कर रहे थे। सोल्व किए हाँ थे। ओके। अब जो मेन सब्जेक्ट जीएस, जीएस के लिए बहुत कंफ्यूजन है कि क्या लूसेंट रेलिवेंट है, कोई स्टैंडर्ड बुक पढ़नी चाहिए नहीं पढ़नी चाहिए, एनसीईआरटीज पढ़नी चाहिए, तो आपके अकॉर्डिंग क्या लगता है आपको? लूसेंट का ना ये हुआ है कि अगर आप मतलब लूसेंट के लिए ना टाइम बहुत चाहिए। आप हम्म वो बहुत बड़ी बुक है। हम्म तो अगर आप जैसे सेकंड ईयर में हो ना अपने हम्म कॉलेज के, या हम्म फर्स्ट सेकंड ईयर में शुरुआत कर रहे हो, और आपके पास अभी 1-2-3 साल का टाइम है, हम्म तब तो आप लूसेंट फॉलो कर लो। हम्म लेकिन अगर आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं है, अगर आपके पास अभी बस 6 to 8 months या इतने 1 year मैक्स टू मैक्स पड़ा है, तो आप बस अरिहंत को फॉलो करो। अरिहंत बहुत कंसाइज है, रेलिवेंट है, और मतलब जितना रिक्वायर्ड है उतना उसमें है। उसके बेसिस पे आप प्रीवियस ईयर सॉल्व करो जितना मैक्स हो सके। मतलब मेन तो वही है, प्रीवियस ईयर आपने जितना सॉल्व करा हो ना, उतने आपके मार्क्स आएंगे।
उतने आपके जितने मार्क्स। ज्यादा प्रीवियस ईयर करोगे उतना आपके मार्क्स आएंगे। और सर ये जो स्टैटिक जीके है ये बहुत टफ लगती है एस्पिरेंट्स को, तो इसके लिए क्या मतलब कुछ है आपके पास, कुछ ऐसा आपने फॉलो किया हो जिससे आपको हेल्प हुई हो? टफ तो नहीं, मैं मतलब देखो जैसे मैं बताऊंगा कि मेरा जैसे इंटरेस्ट एरिना में था ये सब, हाँ हाँ तो हाँ, मेरे को तो स्टैटिक जीके पढ़ना फैसिनेट करता था। फैसिनेट कि भाई करता। जैसे आपको सुपरलेटिव्स होते हैं ना कि हम्म मोस्ट, हाईएस्ट, हम्म लोएस्ट, ये सब चीजें पढ़ने में मजे तो आएंगे ऑब्वियसली, तो हम्म। मजे स्टैटिक जीके को ना नहीं, मजे ले ये लेके करो। मोस्ट हाईएस्ट ये तो ऐसे वाले पार्ट है जो फैसिनेट, जो हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं, हाँ जैसे मैं भी पढ़ती थी हाँ तो मुझे हाँ। अच्छा लगता था। लेकिन वो जो डांस और वो, फोक डांसेस हो गए, लैंग्वेजेस हो गई, हाँ, आपको अपने देश के बारे में पता चल रहा है आपको, और वो मतलब इतने बड़े बड़े से नाम होते हैं जो अलग अलग फोक डांसेस के, और हाँ, वो सारी चीजें वो मतलब कैसे याद करें, बहुत बार रिटेन नहीं कर उसका यूं पाते। कर लो, जैसे फोक डांसेस हो गए ना, हम्म तो फोक डांसेस पढ़ो, हम्म और जैसे आपको कोई कैची सा नेम लगता है ना किसी पर्टिकुलर स्टेट का, हम्म। उसका एक बार यूट्यूब वीडियो देख लो, उसकी डांस की वीडियो देख लो, ओके। आपको थोड़ा एंटरटेनमेंट भी हो जाएगा और आपको रिमेम्बर भी शायद रह जाए। अरे जैसे जीआई टैग्स होते हैं ना, हाँ हाँ जीआई टैग्स भी मैं ऐसे स्टेट्स के पर्टिकुलर देखता था हाँ कि भाई इस स्टेट का जीआई टैग में मतलब इस स्टेट की क्या स्पेशलिटी है, हाँ 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 तो उससे भी ऐसे मतलब हाँ। इंटरेस्ट आता था कि भाई इस स्टेट को आपको जानने के बारे में, इस स्टेट को जानने को मिल रहा है, ओके तो तो वही आपको इंटरेस्ट होना चाहिए ये सब चीजें ग्रैब करने में। ओके सर, थोड़ा सा मुझे मॉक टेस्ट के बारे में और बता दो सर, कि मॉक टेस्ट आपने ऑलमोस्ट कितने दिए होंगे? मल्टीपल प्लेटफॉर्म यूज करते थे या सिर्फ एक प्लेटफॉर्म यूज करते थे? इसके बारे में थोड़ा सा मॉक टेस्ट तो मैंने बहुत दिए हैं, मॉक टेस्ट देना मेरी फेवरेट हॉबी थी, मतलब ओके। इस फील्ड में। हाँ, और मैंने मतलब अगर सिर्फ प्री की बात करें तो प्री के मतलब मोर देन 300 तो मॉक्स दिए ही आराम से। 300? 300 से ज्यादा ही दिए प्री के, तो प्री ओके। के एक एक घंटे के होते थे, मेरे को मतलब मजे आते थे। मजे आते थे कि हाँ, लाइक कुछ नहीं करने का मन कर रहा, मॉक दे मॉक दो। दे दो, हाँ हाँ। वही है, मतलब एक एक मेरा था कि एक एक दिन में मैंने शायद रिकॉर्ड भी बना रखे कि मतलब एक दिन में शायद 7-8 मॉक भी मैंने सिर्फ फ्री के दिया हुआ लाइक मतलब आप ये इस टाइप है। के रिकॉर्ड्स बनाते थे कि मतलब हाँ एस्पिरेंट्स के रिकॉर्ड्स देखो कि एक टाइप से रिकॉर्ड्स भी ऐसे बनाते हैं कि 7 मॉक देने का रिकॉर्ड बना दिया है मैंने, मॉक देने का बिल्कुल। रिकॉर्ड। हाँ, तो ये चीज आपकी सिंसियरिटी दिखाती है कि आप कितने अपनी प्रिपरेशन के लिए सिंसियर थे, जिसकी वजह से आप मज, इस टाइप के रिकॉर्ड्स बना रहे थे। मजे आते थे ये सब करने मजे में। आते थे। और वो अच्छा स्कोर देख के भी मजे आते हाँ होंगे वो फिर। तो फिर एडेड मोटिवेशन होता था। एडिड मोटिवेशन होता था। और एक मेरे को जानना है कि किसी एस्पिरेंट का जैसे कि स्कोर इम्प्रूव नहीं हो रहा है, या फिर एक थोड़ा सा मुझे मॉक एनालिसिस के बारे में आप बता दो अगर, कि मॉक एनालिसिस कैसे करें, कि मॉक टेस्ट दे देते हैं लेकिन एनालिसिस के ऊपर काफी सारे डाउट्स रहते हैं कि कैसे करें वो चीज। एनालिसिस में बस वही है, आपको ना ज़्यादा ऐसे जैसे वीडियोस वगैरह आती हैं कि भाई हम्म ऐसे मॉक एनालिसिस कर लो, इस तरह से करो, ये स्ट्रैटेजी अपनाओ, वो इतने मगजमारी में नहीं फंसने की हम्म जरूरत। आप बस अपना मॉक लगाओ, हम्म आपको फिर जब ओवर हो जाए मार्क्स देखो अपने, हम्म और अपने फिर अपने रॉन्ग क्वेश्चंस देख लो कि हम्म कहाँ कहाँ गलती हुई है। हम्म उसको अगर आपने कभी कंसेप्ट सीखा ही नहीं उसका, तो कंसेप्ट सीख लो उसका अगर टाइम है तो। हम्म अगर कंसेप्ट सीखे उसके बाद भी मिस्टेक आ रही है, तो उसको एक बार देख लो कि कहाँ क्यों मिस्टेक हुई है। अगर आपको लग रहा है बहुत भारी मिस्टेक है, तो उसको आप कहीं नोट कर लो, वरना ऐसे इतनी भारी मिस्टेक होती नहीं है जनरली। और आप बस वही है कि गलती अपनी देख लो, और अगर आपके पास फिर और फालतू टाइम है तो आप एक बार अपने राइट क्वेश्चंस को भी देख लो कि राइट क्वेश्चंस में अगर कोई ऐसा कोई क्वेश्चन तो नहीं है जिसपे देना इतना कम टाइम चाहिए था लेकिन मैंने ज्यादा दे के करेक्ट ज्यादा किया। दे दिया और करेक्ट किया। एनालिसिस एक सिंपल चीज है, उसको आज के टाइम में बहुत कम्प्लेक्स चीज बना दिया गया है। ओके, एनालिसिस सिंपल चीज है, इतना अपने कुछ। तरीके से करो हाँ, मतलब। अपने तरीके से बस आपको ना जैसे मॉक कर लो हम्म, और खुद से देखो कहाँ इम्प्रूवमेंट कर सकते हो, बस अपने बस दिमाग में बस ये क्वेश्चन रखो कि कहाँ मैं इम्प्रूव करूँ, अपने आप एनालिसिस हो जाएगा। अपने आप एनालिसिस हो जाएगा। ओके सर, तो ये तो रहे आपके जो भी सब्जेक्ट्स थे, जो भी चीजें थी। थोड़ा सा मुझे अपना ना डेली रूटीन बताओ कि आपकी जो ये डिसिप्लिन वाली चीजें हैं ये मुझे काफी फैसिनेट कर रही हैं। तो थोड़ा सा डेली रूटीन अपना बताओ कि कैसा आपका डेली रूटीन रहता था, कैसे आप पढ़ते थे, क्या पूरा दिन में करते थे आप? मैं मतलब पूरा स्ट्रक्चर्ड टाइम टेबल है, वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, बाकी मतलब मोटा मोटा मेरे को ध्यान है। हाँ 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 उसमें मैं जैसे 6 बजे उठता था, हाँ और हाँ। 6 बजे उठ के मेरा शायद ये रहता था कि करंट अफेयर्स वगैरह देख लिए। हम्म और हाँ, करंट अफेयर्स देखता था, उसमें पीडीएफ्स वगैरह मैं वहाँ उनके फॉलो करता था। रेमो सर के पीडीएफ आते थे, हम्म उनके क्वेश्चन वाले पीडीएफ आते थे, तो हमारा टारगेट रहता था द पंडित्स पे कि हम्म आपको इस डे इतने मतलब 50-100 क्वेश्चंस आपको कवर करने हैं, हम्म तो लगभग 1 घंटा उसमें चला जाता था।
और ऐसे करंट अफेयर के बाद फिर मैं अपना जैसे वोकैबुलरी उठा ली, क्योंकि सुबह सुबह वो आपकी कॉन्शियसनेस अच्छी होती है तो रिटेन हो जाती है फिर वोकैबुलरी कर ली। उसके बाद फिर ऐसे मतलब एक दो घंटे ऐसे ही तो थोड़े बहुत छोटे छोटे टास्क होते थे। क्या सर आप चारों सब्जेक्ट रोज पढ़ते थे या कोई 2 सब्जेक्ट एक दिन में पढ़ते थे, कैसे करते थे सर? नहीं, मोस्टली चारों ही रहते थे, बस वो वेटेज का फर्क पड़ता था कि जैसे रीजनिंग में थोड़ी कम वेटेज है, कम। मतलब कि कम रिक्वायर्ड है तो कम कर लिया टाइम, और मैथ्स में थोड़ा ज़्यादा चाहिए तो उसमें थोड़ा ज़्यादा कर लिया। तो आप चारों सब्जेक्ट पढ़ते थे लेकिन वेटेज ऊपर नीचे होती Yes. रहती थी जितनी आपको रिक्वायरमेंट है Yes. उसके अकॉर्डिंगली। बाकी सर आपको मतलब जो डिसिप्लिन को फॉलो, जो आप ऐसे बोल रहे हो कि मतलब बिल्कुल एक डिसिप्लिन के साथ में मैं फॉलो कर पाता था, तो उसके लिए कौन सी चीज ऐसी थी जो आपको मोटिवेट करती थी कि लाइक आपको ऐसे पूरा डिसिप्लिन में रहना है? ये चीज एक जेनेटिक्स से आती है वैसे थी, या फिर आपने सेल्फ मेड थी, कैसे थी ये चीज? जेनेटिक्स का तो मैं कुछ कह नहीं सकता। लाइक और ऐसे होता है ना कि लाइक माय हाँ, फादर समझ इज गया समझ गया। वेरी पर्टिकुलर Yes, अबाउट yes, हिज yes. थिंग्स कि वो सुबह उनको हाँ, 4 बजे उठना है तो उठना है, तो काइंड ऑफ अगर वो बोले कि अगर हम में वो है तो कुछ ना कुछ उनका भी असर रहा यही हो। है, मतलब मेरा पहले तो इंटरेस्ट था, तो इंटरेस्ट तो डेवलप होता गया धीरे धीरे, हम्म। और जब लास्ट में था कि भाई अब मेंस है तो थोड़ा एमए भी अट्रैक्ट कर रहा था, एमए पोस्ट, तो ओ। उसके लिए भी पढ़ना है, तो फिर वही अपने, अगर आपको पता है ना कि आपको क्यों करना है ये चीज़, तो हम्म। फिर अपने आप वो मोटिवेशन आ जाती है, अपने आप वो आपकी कंसिस्टेंसी अपने आप बन जाएगी, अपने आप अगर बन। आप में सीरियसनेस है ना वो अपने आप बन जाएगी। ओके सर, तो थोड़ा सा मुझे एक टॉपिक और आपसे जानना है सर कि बहुत सारे एस्पिरेंट्स ऐसे हैं जो अभी इवन रिसेंट में भी एग्जाम देने के लिए जाएंगे जो लोग, तो जो आपका एग्जाम प्रेशर होता है उसके साथ में कैसे हम डील कर सकते हैं कि एग्जाम डे के ऊपर बहुत सारे बच्चों के एग्जाम खराब हो जाते हैं किसी रीजन की वजह से, तो कैसे उसको डील कर सकते एग्जाम प्रेशर के लिए एक सबसे बढ़िया सॉल्यूशन मैं बताता हूँ। हैं? आपको क्या करना है, जब आपका एग्जाम हो ना, हम्म। उसके 2 मंथ्स या 3 मंथ्स पहले का एक डेट फिक्स कर लीजिए, हम्म। और उस डेट से एग्जाम की डेट तक, मतलब एग्जाम से 2-3 दिन पहले तक आपको डेली एक मॉक देना है। हम्म। अगर आपने ये डेली मॉक कर लिया ना, फुलफिल, ये हम्म। टारगेट फुलफिल कर लिया, हम्म। तो एग्जाम में आपको प्रेशर फील नहीं होगा, ओके, तो क्योंकि मतलब वो आपकी हैबिट बन जाएगी। हैबिट बन जाएगी। तो फिर आप क्या मतलब ये बायोलॉजिकल क्लॉक समथिंग कुछ होता है वैसा भी कुछ फॉलो करते थे या रैंडमली किसी भी टाइम पे मॉक टेस्ट हो जाता था? नहीं, सेम ही टाइम रखता था मैं, मेरा ये रहता था शायद 9 to 12 रहता था मेरा, हाँ। 9 to 11 मॉक रहता था, और 11 to 12 एनालिसिस। हम्म। तो मेरा वही एक फिक्स टाइम था मेरा, मेंस का, मैं मेंस की बात कर रहा हूँ, उस टाइम मेरा एक फिक्स टाइम था, और जैसे हम एग्जाम डेट आ गई थी तो उससे पहले तो फिर वही फिक्स ही कर लिया था मैंने, जिस दिन एग्जाम का टाइम होगा उससे टाइम, मतलब 10 दिन पहले आ गई थी शायद डेट, तो 10 दिन मैंने उसी टाइम के हिसाब से ओके, दिए। बायोलॉजिकल क्लॉक को आपने फॉलो किया उस हाँ, टाइम पे। मतलब मेरा कहना है कि अगर आप 2-3 महीने से रेगुलरली कंसिस्टेंटली अगर मॉक्स दे रहे हो ना, तो आपको एग्जाम में बहुत ही कम लेवल पे प्रेशर फील होएगा, बहुत ही कम क्योंकि लेवल। वो आपकी हैबिट बन जाएगी, आपके सबकॉन्शियस माइंड अपने आप एक्ट करेगा प्रेशर। ओके सर, तो फाइनली लास्ट क्वेश्चन की तरफ हम हैं कि आपका जो सिलेक्शन हो गया है, अभी आपके पास टाइम है, तो इस टाइम के अंदर मतलब कैसी आपकी फीलिंग्स हैं कि अच्छा लग रहा है, कैसा लग रहा है, उसके साथ साथ मतलब कैसा डिपार्टमेंट के लिए कैसे एक्साइटमेंट है कि लाइक आप जाओगे उसके लिए कुछ सोचते हो, किस टाइप की चीजें अभी आप कर रहे हो जब आपका सिलेक्शन हो गया और अभी आपकी ज्वाइनिंग आने तक का जो टाइम है, इसके बीच में कैसी चीजें का आप कर रहे हो? अभी तो वही है, मतलब प्रिपरेशन वगैरह कर रहे हैं कि फर्स्ट, मेरी जैसे फर्स्ट जॉब ही है, हाँ हाँ। तो फर्स्ट जॉब पे मतलब एक्सप्लोर कर रहे हैं कि भाई फॉर्मल वियर्स क्या होते हैं, ये सब चीज़ें, ओके। क्योंकि आज तक तो बस घर पे नाइट सूट कैजुअल्स पहने। कैजुअल्स पहन के आते हैं, अब फॉर्मल वियर्स पहनने पड़ेंगे, हाँ। वो सब एक्सप्लोर कर रहे हैं, और मतलब अपने एमईए में क्या क्या डिपार्टमेंट्स है वो एक्सप्लोर कर रहे हैं, ये सब चीज़ें चल रही हैं। और जैसे एक्स्ट्रा मतलब एक्सपीरियंस के मैसेजेस वगैरह आते रहते हैं इंस्टाग्राम पे, तो वो मतलब गाइडेंस के थ्रू हम मतलब जिसकी हेल्प कर सके वो कर रहे हैं, ओके, तो इस तरह आप से। अभी इंस्टाग्राम के ऊपर एक्टिवली एस्पिरेंट्स को मैसेजेस में रिप्लाई देते हो? Yes. कि अभी मैंने काफी कुछ इनसे निकलवाने की कोशिश की है कि एक टॉपर को टॉपर बनाने के लिए कौन कौन सी चीजें जो होती हैं उनको निकलवाने की कोशिश की है, उसके बाद भी बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जो शायद मैं मिस आउट कर गई होंगी, या किसी बंदे का कुछ अलग से भी डाउट हो सकता है, तो वो आप इनसे पर्सनली भी कनेक्ट कर सकते हो। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर कमिंग हियर, काफी अच्छा लगा आप लोग का सेशन जो है ये, और आई होप बाकी एस्पिरेंट्स के लिए भी ये काफी हेल्पफुल रहेगा। थैंक यू सर। थैंक यू मैम।